नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर का इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। क्या करेंगे इसमें? वन शॉट रिवीजन करेंगे। अगर आपने यह चैप्टर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे यहाँ से कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को आराम से देखकर अपनी तैयारी को अच्छी बना सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, साइंस के किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो पहुंचा दी जाए। तो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की। तो यहाँ पर चैप्टर के नाम से ही पहले हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। तो जलने से पहले उसके गुण अलग होते हैं, जलने के बाद उसके गुण अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा जिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले कोई पदार्थ है उसके गुण अलग हैं और बाद में उससे जो पदार्थ बनता है उसके गुण अलग हो जाते हैं। तो जब गुणों का अलग होना जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। पहले बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो हम कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। अभी मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी चीज को जला देते हैं तो जलाने के बाद उससे जो नई चीज बनती है उसके गुण जो होते हैं पहले वाली चीज से अलग होते हैं। तो एक नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है। यानी जलने के बाद मान लो राख बन गई तो राख के जो गुण हैं, और लकड़ी को आपने जलाया तो लकड़ी के जो गुण हैं और राख के गुण जो गुण हैं दोनों के अलग हैं। तो एक नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा हुआ है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों से। आप कहेंगे कहाँ दो पदार्थ आ गए? आपने तो लकड़ी को जलाया। तो बेटा एक लकड़ी ली है हमने, और लकड़ी को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन आ गई और लकड़ी आ गई, तभी तो दो चीजें मिली। तो दो पदार्थों से मिलकर क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है और जिसके गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होते हैं। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएंगी। तो ये दो हो गए और इनसे क्या बनेगा? एक बन गया CO2। क्या बनेगा? CO2 बन गया। तो CO2 क्या है? गैस है। यहाँ पे कार्बन देखिए यहाँ पे सॉलिड होता है, ठोस होता है, और O2 क्या? गैस। तो यहाँ पे ठोस और गैस मिलते हैं तो यहाँ पे गैस बन जाता है। तो C+O2 CO2 बनता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन जो होती है, क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन जो होती है, रिबन का होता है फीता। जब उसको हम जलाते हैं, जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो Mg+O2 यानी ऑक्सीजन, जब ये जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये जो होता है सफेद पाउडर होता है। क्या होता है? ये सफेद पाउडर होता है। ठीक है ना। अब सफेद पाउडर होता है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। ये यहाँ पे हाथ में चिमटा है, चिमटे में रिबन को फंसा लिया है, मैग्नीशियम रिबन को फंसा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लौ है यानी जला रहे हैं। और जलने के बाद ये देखिए आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा दिखाई दे रहे हों। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बिंदु से। ये क्या है? पेपर जो रिबन है वो रिबन जल के तो ये क्या है? राख बन के यहाँ पर गिर रहा है और यहाँ पे जम गया, इकट्ठा हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बहुत गिलास में इकट्ठा हो गया। कब? जलने के बाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रिबन है, मैग्नीशियम फीते के जो गुण हैं वो अलग होंगे और जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसके गुण अलग होंगे। तो गुण बदल गए यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और भी एग्जाम्पल है। भोजन का पाचन, भोजन को पकाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी खाना पकने से पहले अलग होता है, पकने के बाद अलग हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। अब बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कौन कौन सी शर्त होती है, यानी ये चीज होंगी तभी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी हमने ये सीखा कि जो पदार्थ है और उसके बाद जो पदार्थ बनता है उसके गुण और पहले के गुण कभी मैच नहीं होंगे, यानी अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, यानी किसी की अवस्था बदल जाए। जैसे मान लो कोई ठोस है, ठोस से द्रव बन जाए, गैस बन जाए। ठीक है, यहाँ गैस और द्रव से ठोस बन जाए, मतलब आपस में अवस्थाएं चेंज हो जाए, अवस्था पहले जैसी ना रहे, तो उस प्रक्रिया का नाम रासायनिक अभिक्रिया में जोड़ा जाएगा। ऐसा होता है। अगर अवस्था परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
ये कंडीशन में आ जाए। जैसे यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैसीय अवस्था में। NH3 यहाँ पे अमोनिया है, वो भी गैसीय अवस्था में, और इससे बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि क्रिस्टल के रूप में होता है। क्रिस्टल का मतलब आप ऐसे समझिए, जालक कहते हैं वैसे। नमक जो होता है, नमक के छोटे छोटे आप देखना हाथ में लेके तो आपको कण से दिखाई देंगे, उनको हम जालक कह सकते हैं, क्रिस्टल कह सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड बनता है। आप देखिए यहाँ पे गैस, यहाँ पर भी गैस, और यहाँ पे क्या है? सॉलिड। यानी गैस किस में बदल गया भाई? गैस बदल गया ठोस में, तो अवस्था परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए, रंग में परिवर्तन, यानी रंग बदल जाए, काले का पीला, नीला, सफेद, हरा, कैसा भी हो जाए, रंग बदल जाए, तो रंग बदलने को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी रंग बदल रहा है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके बिना रंग नहीं बदल सकता। अब कैसे बदला रंग? यहाँ पे देखिए आयरन, Fe क्या होता है? लोहा होता है। लोहे को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है। जैसे हम आयरन को इसमें डालेंगे तो कॉपर जो है कम क्रियाशील होता है, और यहाँ पे आयरन यानी लोहा जो है अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील को हटा देता है, कहता है चल बाजू हट। तो यहाँ Fe ने Cu को हटा दिया। अब Fe ने Cu को हटा दिया तो Fe ने SO4 के साथ अपना जोड़ा बना लिया। भाई Fe ने क्या है? पहले CuSO4 का जोड़ा था, Cu का SO4 के साथ जोड़ा था, लेकिन जैसे ही Fe आया तो Cu हल्का पड़ गया, और यहाँ पर Fe ने Cu को भगा दिया और SO4 के साथ अपना जोड़ा बना लिया। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, इसका मतलब इसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर CuSO4 कैसा होता है? नीला होता है, और FeSO4 कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है, ग्रीन होता है। और कॉपर यहाँ से हटा दिया तो उसे अलग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो, कलर चेंज हो, नीले से हरा बने, हरे से नीला बने, पीला बने, काला बने, कैसा ही बने, मतलब रंग बदलता है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, गैस का उत्सर्जन। अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है, क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो गैस निकलती है तो होता क्या है? उसे रासायनिक अभिक्रिया में माना जाता है। तो देखिए गैस का उत्सर्जन कैसे होगा? अगर हम क्या करेंगे, H2SO4 में, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी इसका नाम होता है तेजाब। जब तेजाब में हम जिंक डालते हैं तो जिंक क्या करता है? H2 को ही भगा देता है। तो जिंक H2 को भगा देगा तो यहाँ SO4 के साथ जिंक जोड़ा बना लेगा, और H2 यहाँ से अलग हो जाएगा, और H2 अलग हुआ है, इसका मतलब ये गैस है। क्या है? ये गैस है। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकली इस प्रक्रिया में, इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अगर कहीं पे अवस्था परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया, गैस का उत्सर्जन होगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया, और एक और होता है तापमान में परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट से चूना लेके आए, क्या लेके आए? चूना। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और ये पानी में डाला जाता है। तो देखिए किसी चीज को जब पानी में डालते हैं तो सीधी सी बात, तो ठंडी पड़ जाती है, यानी उसका तापमान कम हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है तापमान में परिवर्तन। अब इसका तापमान ये कुछ होगा, जैसे ही पानी में डाला तो कम हो जाएगा, यानी तापमान बदल गया। तो जैसे ही CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को H2 यानी वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो इसके तापमान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? इस अभिक्रिया में यहाँ से ये ऊष्मा, हीट का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे ऊष्मा है, तो यहाँ से क्या है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकल जाती है। अब ऊष्मा निकल गई तो ताप में क्या आ गई? कमी आ गई। और बनता क्या है यहाँ पे? Ca और H2 की हेल्प से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक तरीके का चूना होता है। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, और ये होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इसमें से ऊष्मा निकल जाती है, और इस वजह से इसका तापमान घट जाता है। तो तापमान घटना, तापमान में परिवर्तन होना होता है, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन दोनों से मिलकर ये बना, और ये कैसा? ठोस है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ठोस बनेगा, देखिए इसको इधर वाली साइड, LHS साइड में जो चीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं बताइए? अभिकारक कहते हैं। और जो इससे बनता है RHS साइड, इधर की साइड, उसको क्या कहते हैं? आप उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद में अगर ठोस बनता है, और वो ठोस ऐसा है जो अविलय है या अघुलनशील है, वो घुलता नहीं है या विलय नहीं होता है, ठोस है, ना तो घुलता है और ना विलय होता है। जैसे पत्थर है, पानी में डाल दो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो पत्थर को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। समझ में आ गई बात है? यानी अभिक्रिया होगी, उससे उत्पाद बनेगा,
और उत्पाद कैसा होगा, ठोस होगा और वो अविलय होगा। ठीक है, ठोस होगा, अविलय होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहते हैं। इंग्लिश में से प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब लेड नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये तो घुलनशील है, ये कैसा घुलनशील है। लेकिन PbI2 जो होता है ये ठोस है, एस का मतलब सॉलिड यानी ठोस है, और ये अविलय होता है। और इसका रंग जो है, ध्यान सुनिएगा, इसका रंग पीला होता है। कैसा होता है, रंग पीला होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसका रंग पीला होता है। तो पीला होता है, तो ये जो बना PbI2 इसे अविलय ठोस कहेंगे, और इस अविलय ठोस का ही नाम हो जाएगा अवक्षेप। क्या कह देंगे इसे, अवक्षेप। पूछा जाएगा अवक्षेप क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अविलय ठोस को हम अवक्षेप कहते हैं। दूसरा कोई पूछे अवक्षेप अवक्रिया क्या होती है, तो जिस अवक्रिया में उत्पाद में अविलय ठोस बनता है यानी अवक्षेप बनता है, उसको हम अवक्षेप अवक्रिया कहते हैं। यानी अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। बात क्लियर हुई। तो ये इसकी शर्तें होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रंग भी बदल गया, उधर कुछ होगा, यहाँ पर रंग आ गया पीला। तो मैं भी कह रहा था लाल पीला नीला कुछ भी हो, वो क्या है, रासायनिक अवक्रिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लोहे को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो इससे ये बना, ये अभिकारक है और ये क्या है, इसके उत्पाद है। अभी उत्पाद बने तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लोहा प्लस कॉपर सल्फेट, अभी यहाँ तो सिंबल लिखे हुए हैं, तो अगर मैं हिंदी में लिख दूं लोहा प्लस कॉपर सल्फेट और यहाँ से आ जाए आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो उसको हम ऐसे लिखना एलिमेंट्स के रूप में लिखना। ये एलिमेंट्स तो FeHCl ZnH2SO4 ये क्या है, सब इसमें एलिमेंट है। तो तत्वों के रूप में लिखना, तो तत्वों के रूप में लिखना यानी इनको सांकेतिक रूप में लिखना, समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ x में 2 जोड़ने पर 4 हो जाता है, अगर मैं कहूँ x में 2 जोड़ने पर 4 हो जाता है तो x + 2 = 4, तो ये समीकरण हो गया। और मैं क्या कह रहा था आपसे कि x में 2 जोड़ने पर 4 हो जाता है, 4 हो जाता है। तो बताइए x का मान क्या है। तो इस लाइन को जो हमने हिंदी में लिखी है, इस लाइन को ऐसे लिख दें, x में कितना जोड़े, 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो x में 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो तरीका है इसको हम समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम समीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जिस समीकरण को लिखना होता है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या हमें समीकरण में लिखना होता है, तो इसका मतलब हम उन्हें सिंबल में यूज करते हैं, यानी सांकेतिक करते हैं, प्रतीकात्मक करते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रतीकात्मक निरूपण यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें प्रतीकों, सूत्रों व भौतिक अवस्थाओं को प्रयोग किया जाता है। भौतिक अवस्था क्या होती हैं, यहाँ पर देखिए गैस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस लिखा है, कहीं पे लिक्विड लिखा हुआ, कहीं पे एक्यू लिखा हुआ, एक्वस कहते हैं। तो ये सारी चीजें भौतिक अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं, भौतिक अवस्थाएं। तो जैसे हमने लिखा कि मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैंने आपको बोला कि मैग्नीशियम रेवन को जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको आप हिंदी में लिखेंगे। अब हिंदी में लिखेंगे तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट हो गया तो इसको इस तरीके से लिखना, ये समीकरण कहलाएगा। तो ये क्या है भाई, ये समीकरण है। ठीक है ना। तो समीकरण कोई कठिन चीज नहीं है, बस इस तरीके से लिखना समीकरण होता है। अब समीकरण होता है तो इसमें LHS में क्या होते हैं, अभिकारक, और RHS में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये समीकरण हो गए। अब रासायनिक समीकरणों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है कंकाली, ध्यान रखना कंकालियां असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जिसको हम स्केलेटन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरणों को हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आया है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित को क्या करते हैं, हम संतुलित करते हैं, और यहाँ से आपके पेपर में हो सकता है MCQ क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो हमने उसकी एक 20 से 25 मिनट की वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है, नहीं देखिए तो आप उसे देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण और यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित करना पड़ता है। तो सवाल आता है संतुलित क्यों करना पड़ता है और संतुलित होता क्या है। तो संतुलित का मतलब होता है कि अभिकारकों के बाईं ओर प्रत्येक तत्व के अणुओं की संख्या जो होती है
दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे, यहाँ पर फिर से देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए इसको हम देख लेते हैं पहले को, तो यहाँ पे HCl है, तो H क्या यहाँ पे तत्व है, Cl तत्व है, N तत्व है, H तत्व है, N तत्व है, H तत्व, Cl तत्व है। अब इनको देखना में अभिकारक में H कितने हैं और उत्पाद में H कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए H कितना 1 है और यहाँ पे H कितना 3 है, तो 3 और 1 4, यानी LHS साइड में कितने हैं 3 और 1 4 H है। इधर देखिए कितने H है 4 H है, यानी ये बैलेंस है। कैसा है, बैलेंस है। तो इधर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या इधर अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी बाईं ओर की जो संख्या है परमाणुओं या अणुओं की, वो दाईं ओर के परमाणु अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब उसे हम बैलेंस कहेंगे। तो यहाँ पे H क्या है, बैलेंस है। Cl की बात करें, Cl कितना 1 है, यहाँ पे Cl नहीं है। तो LHS में देखिए, LHS में Cl कितना 1 है। RHS में बात करते हैं, Cl कितना 1 है, बैलेंस है। N कितना यहाँ पे देखिए 1 है, RHS में N कितना है 1 है। तो इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। कैसा है, संतुलित है। तो संतुलित का मतलब समझ में आया। LHS में जितने भी अणु या परमाणु होते हैं, RHS में उतने ही अणु या परमाणु होंगे। अब सवाल आता है कि इनको हम बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस इसलिए करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट कर सके, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुष्ट हो जाए, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, आपने पहले ही 9th में पढ़ लिए होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप इन्हें एक बार याद कर लीजिए, मैं आपको याद करा देता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल स्थानांतरण या रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी ऐसी होता है, ऊर्जा की जगह द्रव्यमान लगा देंगे और इसकी परिभाषा बन जाएगी। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पे कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण लिए हैं, इनको संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करना है, मुझे तो आता है, मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ, पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं करना आता है तो ये सभी मैंने जो वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, आराम से सीख जाएंगे, कोशिश करना। आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब तक हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार पढ़ने होते हैं और यही चैप्टर का सार है। ये क्या है, चैप्टर का सार है, और इसमें से बोर्ड में छपेगा, लिख लो, बोर्ड के पेपर में छपेगा, लिख दो 100% गारंटी, यानी जो कह दिया उसे लिख लो, ये पेपर में छपेगा ही छपेगा, यहाँ से छपेगा ही छपेगा। और क्या छपेगा ये भी आने वाले समय में पेपर से पहले आपको बता दूंगा कि इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करके जाने हैं। और ये हवाई बातें नहीं है, आप चाहो तो मैंने आपके 10th के पेपर से पहले फिजिक्स के लिए बताया था कि फिजिक्स में ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको इस चैनल की शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा या प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा पेपर से पहले मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए। और ये ऐसे हवाई बातें नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने पेपर को एनालिसिस किया था, कई सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि इस बार पेपर में ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, फिर से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि पेपर में क्या आएगा। तो यहाँ से 100% बताऊंगा, इन 5 में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग यानी कौन सा याद करना है। तो 5 अभिक्रिया होती हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इन्हें। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, या जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले की बात करते हैं, तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है भाई, जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो इसका मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद कितना होगा 1, और अभिकारक कितने होंगे, कम से कम 2 होंगे। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करें, क्या बनाए भाई, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और जोड़ने का मतलब क्या, आपके पास 2 चीजें होंगी जब तो जोड़ोगे, ये 2 चीजें होंगे तभी तो जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। तो 2 चीजें जुड़ेंगी तब एक बनेगी, तो ऐसे 2 अभिकारक जुड़ेंगे तो एक उत्पाद बनेगा। संयोजन अभिक्रिया नाम से याद कर ले। जैसे अभी बताए थे एक एग्जाम्पल पीछे, C+O2, यहाँ पे लिखा C+O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये अभिकारक, ये भी अभिकारक, एक उत्पाद हो गया। अब यहाँ H2+O2, तो H2+O2 क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे 2H2O कर देंगे, यानी बैलेंस है, यहाँ पे 2 कर देंगे। देखो
4H हो गए, यहाँ पे 2 हैं O, तो यहाँ पे 4H 2 हैं, वैलेंस है, तो यहाँ जल को H2 और O2 से मिलता है, 2H2 बना दो, यानी H2 बना दो और C प्लस O2 को मिला दो तो CO2 बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये बताया था पिछला CaO प्लस H2O। मैं आपको जितनी भी रिएक्शन लिखा रहा हूँ इनको आप एक जगह लिख लीजिएगा और देखिए कैसे रिएक्शन बन रहे हैं, याद कर लिया, इससे बाहर कोई रिएक्शन आपके पेपर में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए CaO प्लस H2O मिलाएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है और ये हीट, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये ऊष्मा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सिर्फ उत्पाद है, ये क्या है, एक सिंगल उत्पाद है, यानी सिंगल उत्पाद होना किससे, 2 अभिकारकों से मिलकर। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया, नाम से याद रखेंगे, संयोजन का मतलब जुड़ना। अब इसी में एक टॉपिक है जो रिएक्शन लिखी थी उसी से, कि सफेदी करना क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। यानी आपने देखा हो घरों पे हम पेंट करते हैं, सफेद कलर का पेंट करते हैं, तो सफेद कलर का जो पेंट करते हैं, या आपने देखा पीओपी वगैरह जो करते हैं तो कलर कैसा सफेद। तो सफेदी करना क्या होता है, तो जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पहले याद रखें, CaOH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CaOH का उल्टा बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाएगा, बिना बुझा हुआ चूना क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बना देता है, ठीक है। और इसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो अब ये देखिए, ये वाला इसको ले आइए, इस वाले को ले आइए और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती दीजिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस हवा में मौजूद, यानी हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास क्या है, वायु है, वायु क्या गैसों का मिश्रण है, और गैसों का मिश्रण है तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो ये जो बनता है इस रिएक्शन में ये बनता है, तो ये किससे रिएक्शन करता है भाई, CO2 से करता है। तो CO2 के साथ बहुत धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, पत्थर या चूने पत्थर का फॉर्मूला होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों को 2 से 3 दिनों तक सफेदी करने के बाद चमकदार रूप देता है। तो CaCO3 क्या करता है, चमक लाता है। आपने देखिए जब पेंट कर देते हैं तो तुरंत शाइनिंग नहीं आता, आप देखिए पेंट करने के बाद 1 या 2 दिन बाद उस पर शाइनिंग ज्यादा आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वहां पे बनता है CaCO3, और ये CaCO3 बनता है तो इसे 1 या 2 दिन बाद इसी की वजह से चमकदार रूप आ जाता है, इसलिए घरों की जो दीवार है चमकने लग जाती है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, पहले CO को वाटर में डाला तो CaOH का उल्टा बन गया। अब इसको यहाँ पे उठा लीजिए और ये क्या करेगा, हमारे आसपास से CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो इसने CO2 के साथ रिएक्शन करी, बना दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, और साथ में वाटर। अब ये जो वाटर बनता है तो ये तो क्या होता है, ऊष्मा की वजह से क्या होता है, तापमान की वजह से वेपर बन के, वाष्प बन के उड़ जाता है, बचता है CaCO3, और ये क्या है, यही चमक देता है भाई, ये क्या देता है, चमक देता है, ये चमक देता है, इसलिए दीवारें चमक जाती हैं। और इसलिए इन दोनों रिएक्शन को लिख देंगे तो सफेदी करना कहलाएगा। अगर पेपर में पूछे सफेदी करना क्या है, व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन लिखिए तो आप इन दोनों को लिख दोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, बाकी टीचर का काम है नंबर देना। आगे बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो, वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। तो देखिए, संयोजन का मतलब जोड़ना, और जोड़ने के लिए कितनी चीज चाहिए, 2, तो 2 अभिकारक एक उत्पाद, कम से कम 2 अभिकारक और एक उत्पाद बनेगा, एक उत्पाद एक ही रहेगा, अभिकारक कम से कम 2 होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 क्या बन गया था, CO2, H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O बन गया था, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब टूटना, यानी ये मेरे पास पेन है, अब इसको क्या करूं, तोड़ दूं, तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 2, कितने हिस्से हो जाएंगे, 2, तो इसका मतलब एक पेन से कितने हिस्से हो गए, 2, एक पेन से 2 हिस्से हो गए। ऐसे क्या होता है, इसमें एक अभिकारक होगा और 2 क्या बनेंगे, उत्पाद, बिल्कुल सही, क्या बनेंगे, उत्पाद बनते हैं इसमें। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक यानी सिंगल अभिकारक होगा, एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक होगा, वियोजित होकर, वियोजित होता का मतलब टूटना, वियोजित का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, वियोजित या अपघटन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना। तो वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक अभिकारक होगा और कम से कम कितने बनेंगे, कम से कम 2 उत्पाद बनेंगे, ज्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 बनेंगे। तो उसका उल्टा, ये संयोजन का उल्टा है। संयोजन में क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं, ये एक अकेला बनता है। अब यहाँ पे ये एक अकेला हुआ और यहाँ पे 2 बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने क्या दे दी भाई, ऊष्मा दे दी, क्या दे दी, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब समझते हो, हीट, यानी गर्मी दे दी। तो ये क्या है, CaO में टूट जाता है,
और इसके साथ निकलता है CO2। क्या निकलता है? CO2 निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है? अभिकारक है और दो यहाँ पे उत्पाद बन गए हैं, इसलिए इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है विघटन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो विघटन अभिक्रियाओं के प्रकार में देखिए इसमें कितनी प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया होती है और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब तीनों वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं, इसका मतलब टूटेंगे। क्या होंगे भाई? टूटेंगे। किसकी हेल्प से? तो जो ऊष्मा की वजह से टूटे, जैसे ये टूटा CaCO3 किसकी हेल्प से टूटा? ऊष्मा की वजह से। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? इसका हो गया। ऐसे यहाँ पे विद्युत का मतलब क्या है? करंट, विद्युत धारा का आना। तो विद्युत धारा की वजह से जो टूटेगा वो इस वाले में आ जाएगा और प्रकाश की वजह से टूटेगा वो इसमें आ जाएगा। अब विद्युत धारा की वजह से कौन टूटता है? H2। यानी पानी को हम क्या करते हैं? H2 और O2 को अलग करना चाहें तो विद्युत धारा की वजह से कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मीय यानी ऊष्मा की सहायता से होना चाहिए वियोजन। इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। तो आपको एग्जांपल बताया था CaCO3 देख सकते हैं। अभी जो एग्जांपल बताया था देखिए क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? FeSO4 है। तो FeSO4 ऊष्मा देंगे FeSO4 को, फेरस सल्फेट को, तो ये टूट जाएगा। फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। और यहाँ पे देखिए CaCO3 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऊष्मा की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल तो ऐसा है। लेड नाइट्रेट जो है इसको तापन मतलब ऊष्मा देंगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस तरीके से ये किसके एग्जाम्पल हैं? तीनों ऊष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखिए कलर बदल रहा है। ये FeSO4 बताया था, CuSO4 में से Cu को हटा के Fe आता है तो FeSO4 जोड़ा बना देता है और FeSO4 का जोड़ा जो होता है वो हरा होता है, हरा भरा होता है। तो ये हरा होता है और यहाँ पर जो बनता है लाल भूरा या कत्थई कलर का बनता है Fe वाला। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट जो होता है सफेद रंग का होता है और लाल भूरा या कत्थई कलर का यहाँ पे ये वाला बन जाता है। क्लियर बात है? तो यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं हैं। दूसरा देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अभी बताया था जो H2O है उसमें अगर हम विद्युत धारा छोड़ देंगे तो वहां पे क्या है? H2 और O2 को अलग करने में मदद करेगी वो धारा। तो H2O जो है वो क्या होता है? L होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? H2O और ये L लिखा है यानी लिक्विड। तो इसमें क्या है? हमने करंट दे दिया। कौन सा करंट है? ये बिजली वाला। तो यहाँ पे क्या है? H2 बनेगा और O2 बनेगा। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये परख नली है, एक ये परख नली है। एक परख नली में हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन आ रहा है इसमें और एक में क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। और यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। बैटरी से क्या आता है? करंट आता है। करंट की वजह से क्या होता है? करंट की वजह से ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है। ये आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत के अलावा प्रकाशीय। जो प्रकाश की हेल्प से टूट जाए तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें वियोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? प्रकाश की ऊष्मा के द्वारा होती है। जैसे है यहाँ पे AgCl। तो AgCl को क्या कहते हैं भाई? AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है। अब सिल्वर क्लोराइड पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, किसका प्रकाश पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। किसमें? Ag और Cl2 में टूट जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। तो AgBr जो होता है सूर्य का प्रकाश आता है तो Ag और Br2 में टूट जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि AgCl और AgBr जो है श्वेत रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? श्वेत रंग के होते हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं तो ये धूसर रंग हो जाता है। कौन सा होता है? धूसर। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, इसका मतलब इसमें अभिकारक एक ही है भी और कितने उत्पाद बन रहे हैं? कम से कम 2 उत्पाद बन रहे हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसकी हेल्प से टूट रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की वजह से, इसलिए इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गई बातें? जिसकी वजह से टूटेंगे उसी का नाम उसे दे देंगे। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट जानते हो ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसके लिए कौन सी रिएक्शन है? पेपर में आ जाए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए अभिक्रियाएं लिखी है। तो आप इन दोनों को लिख देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सक्रियता श्रेणी, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी क्या होती है? क्योंकि सक्रियता श्रेणी क्या होती है 10th में आपको इतना याद करना है, वैसे ये काफी बड़ी है तो 10th तक आप याद कर लेंगे। आपने याद कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो आप कर सकते हैं। इसको आप ऐसे पढ़िए, इसको पढ़िए कि
दार, इसको पढ़िए नाथ, क्या पढ़ेंगे इसको, नाथ। तो केदारनाथ, इसको पढ़ेंगे का, mg को पढ़ेंगे माली, केदारनाथ का माली, इसको पढ़ेंगे आलू, क्या पढ़ेंगे भाई, आलू। जेडन को पढ़ेंगे जरा, एफ को पढ़ेंगे जरा, फीका, फीका। पीवी को पढ़ेंगे पकाता, पकाता, और यहाँ एच को पढ़ेंगे है। और फिर यहीं से एच से दोबारा स्टार्ट करता हूं मैं, एच यहाँ पे लिख दूंगा मैं एच, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप सी यू, फिर लिखेंगे एच जी, फिर लिखेंगे यहाँ पे ए जी, और फिर लिखेंगे ए यू, और फिर लिख देंगे पी टी। ठीक है, तो इसको फिर से आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट, क्या पढ़ेंगे भाई, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है आपका, तो हाई कोर्ट, इसको पढ़ेंगे कोर्ट। सी यू को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट है, और इसको पढ़ेंगे आप। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए पी, ये क्या लिख गया, आप लिख गया, क्या लिख गया, आप। तो यहाँ लिख देंगे आप, तो ये क्या हो गया, आप। तो ऐसे इसकी ट्रिक है एक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और फिर है से पढ़ेंगे हाई कोर्ट है आपका। एच को क्या करेंगे, हाई पढ़ेंगे, और सी यू को कोर्ट पढ़ेंगे, एच जी को है आपका, तो हाई कोर्ट है आपका। इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये देखिए ऊपर वाले जो है के एन ए सी ए, अगर के किसी की रिएक्शन हो रही है और वहां पर के आ गया किसी के साथ, यानी अभिकारक में दो, मान लीजिए दो अभिकारक हैं और उनकी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन में अगर कहीं पर के आ गया तो के बहुत ताकतवर होता है, वो दूसरे को हटा देगा, खुद चिपक जाएगा, दूसरे को हटा देगा, खुद वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल बताया था मैंने FeSO4 का, जो एग्जांपल बताया था FeSO4 का, यहाँ पे बता रहा हूँ कि Fe प्लस CuSO4 के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ये FeSO4 बनता है और प्लस Cu अलग हो जाता है। अब आप देखिए क्यों हो गया, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक में Fe और CuSO4 है, तो Fe और Cu को देखेंगे तो Fe और Cu, भाई Fe कहाँ है, ये गया, ये Fe है और Cu कहाँ, ये है, तो ऊपर कौन आ रहा है, Fe आ रहा है, तो Fe ऊपर आ रहा है, यानी जो ऊपर आएगा वो ताकतवर, जो ऊपर आएगा वो ताकतवर, यानी उसकी सक्रियता ज्यादा होगी, उसकी सक्रियता ज्यादा होगी। और कॉपर Cu नीचे आ रहा है किससे, Fe से, तो इसका मतलब इसकी सक्रियता कम होगी, तो जिसकी सक्रियता ज्यादा वो कम सक्रियता वाले को हटा देगा। तो Fe ज्यादा सक्रिय है, देखिए यहाँ पे Fe ऊपर आ रहा है और Cu देखिए नीचे आ रहा है, तो Fe ने Cu को हटा दिया और Fe ने SO4 के साथ जोड़ा बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। समझ में आनी बात है। तो इसका मतलब है जो ऊपर आएगा अपने से नीचे वालों को हटा देगा। अगर K और Na दोनों एक साथ आते हैं अभिकारकों में, तो यहाँ पे K Na को हटा देगा, Na के साथ C आता है तो CO को हटा देगा, कौन, Na, K सबको हटा देगा, K से जितने भी नीचे है K सबको हटा देगा, Na अपने से सभी नीचे को हटा देगा, Mg अपने से नीचे को हटा देगा, Al अपने वाले से नीचे को हटा देगा, Zn अपने से नीचे को हटा देगा, Fe अपने से नीचे को हटा देगा। इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर आता है वो अपने से नीचे वाले को आराम से हटा देता है, सक्रियता श्रेणी होती है। अब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार यहाँ पे K है, क्या है K, तो इन सब में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, K है। वैसे लिथियम भी आता है लेकिन हमें 10th में इतना ही पढ़ना है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ये होता है, फिर ये घटती जाती है। सबसे कम क्या है यहाँ पे, ये Au होता है, और मैंने आपको एक और बता दी यहाँ पे Pt यानी प्लेटिनम जो होता है वो इससे कम होता है। और भी आते हैं पर आप इसके अनुसार देखें तो K सबसे ज्यादा है और Au सबसे कम अभिक्रियाशील है। आगे बात करें ये क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, 9th में विज्ञान में हम पढ़ के आए हैं, गति वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से हटा देना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी उसमें पढ़ते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यानी जो किसी अभिक्रियाशील अगर कोई तत्व है जो अभी ऊपर आ रहे थे, अगर वो आ जाएं किसके साथ, नीचे वालों के साथ, तो ऊपर वाले नीचे वालों को हटा देंगे, इसे कहते हैं विस्थापन करना। तो विस्थापन करने का मतलब हटाना, इसको क्या रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, हटाना। इनका नाम याद कर लीजिए, वियोजन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब जोड़ना, विस्थापन का मतलब हटाना। तो यहाँ पे देखिए FeCuSO4 अभी बताया था, तो FeCu को हटा देगा, यहाँ से Fe क्या करेगा, Fe जो है Cu को हटा देगा। अब Cu हट के कहाँ जाएगा, बेचारा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। तो Fe किसके साथ जोड़ा बना लेगा, SO4 के साथ, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाएगा कॉपर सल्फेट से। तो ये रिएक्शन हो गई कौन सी, विस्थापन। ऐसी ZnCuSO4 आ गया, तो देखिए Fe से नीचे था Cu, तो Zn से भी नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, तो Zn से भी नीचे देखिए ये यहाँ पे ये है कॉपर। अब
किसकी बात हो रही थी अभी, Fe की। Fe ऊपर है, Zn और ऊपर है, और मान लीजिए और किसी की बात आए तो इससे ऊपर और नीचे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए Zn में आ गया, Cu से ऊपर Zn भी है, तो Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा, तो Fe भी Cu को हटा देता है, Zn भी Cu को हटा देता है, और दोनों जो अपना बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए SO4 आएगा, ये क्या है, SO4 है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाएगा, Zn आ जाएगा। पीवी में से पीवी, और यहाँ पे देखिए कॉपर क्लोराइड CuCl2 की रिएक्शन पीवी के साथ होगी, लेड के साथ, तो पीवी और Cu को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ। तो पीवी कहाँ है, देखिए पीवी कहाँ है भाई, कहाँ है पीवी, पकाता है, ये रहा पीवी, पीवी ये है और Cu इसके नीचे है, यानी पीवी भी Cu को हटा देगा। तो इसका मतलब हुआ Fe, Zn और पीवी अगर कॉपर के साथ आए तो कॉपर को ये तीनों हटा देंगे और अपने प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना लेंगे। क्लियर हुई ये बातें। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये कलर कैसे चेंज होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये कौन सा होता है, ये ब्लू कलर होता है यानी नीला कलर होता है, और ये वाला कौन सा होता है, ग्रीन होता है यानी हरा होता है। जब आप क्या करेंगे, देखिए ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, इसमें ये आयरन लोहे की कील को डाल देंगे, तो डालने के बाद जब बाहर निकालेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ जाओगे। अब देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें आयनों का ट्रांसफर एक्सचेंज होता है। आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी आप पढ़ सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल कहता हूँ मैं, एक जगह लिखा है AB प्लस लिखा है CD, और इससे क्या बनेगा भाई, A जो है C की जगह पर आ जाएगा और C जो है A की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A किसके साथ आएगा, D के साथ, तो यहाँ लिख देंगे AD, और C किसके साथ आएगा, B के साथ, तो ये आ जाएगा AB। तो यहाँ पे हो गया आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान का मतलब एक प्लस और एक माइनस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है तो वेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये जो है इसके साथ रिएक्शन करता है, तो Na तो आ जाता है इसके साथ और B हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए Na आ गया किसके साथ, Cl के साथ, तो Na जब Cl मिलते हैं तो NaCl बनता है। दूसरा देखिए Ba जब SO4 के साथ आएगा तो BaSO4 बनता है। बात समझ आई। इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों बदल जाएंगे। अभी पहले वाले में क्या था, Fe ने Cu को हटाया था, सिर्फ सिंगल Cu को हटा दिया था। यहाँ पे क्या है, Na जैसी Ba की जगह पे जाएगा तो Ba इसकी जगह पे आ जाएगा कि भाई Na तो Cl के साथ जोड़ी बनाएगा तो Ba कहेगा मैं क्या कम बढ़ रहा हूँ, मैं SO4 के साथ बना लूंगा। तो एक दूसरे के साथ जोड़ा बनाते रहते हैं, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो BaSO4 बना है, यहाँ पर शुरुआत में बताया था मैंने, अवक्षेप बनते हैं कुछ अभिक्रियाओं में, तो ये BaSO4 जो एक अवक्षेप बनता है, तो BaSO4 श्वेत रंग का अवक्षेप होता है, यानी अविलय पदार्थ बनता है। और इस अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया अगर पूछ जाए आपसे, अभिक्षेपण अभिक्रिया पूछे क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये रिएक्शन लिख सकते हैं एक इसको और एक इसको, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें क्या PbI2 बनता है, और PbI2 जो है पीले रंग का अवक्षेप होता है, और ये भी अविलय पदार्थ होता है। तो और देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठोस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठोस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्लियर हुई बातें, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पांचवा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन और अभिचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे, उपचयन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो मेरा मानना है कि इनको आप अंग्रेजी में नाम याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। किसी एक का नाम याद कर लीजिए आसानी से। तो देखिए ऑक्सीडेशन, नाम आ रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ओ से चालू हो रहा है मतलब ऑक्सीजन, ओ से चालू हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या वृद्धि होगी। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, रिडक्शन का मतलब हिंदी में कम होना होता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, कम होना। तो आप याद कर लेंगे, अपचयन का मतलब होता है कम होना। तो जिसमें ऑक्सीजन क्या कम हो, ओ कम हो, किसमें हो, ओ कम हो जाए, ओ कम हो जाए। तो जिसमें ओ कम हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन। और इसका मतलब क्या है, जिसमें ओ जुड़ जाए, ओ जुड़ जाए। हो गया यार। उपचयन का मतलब जिसमें ओ जुड़ जाए, और जहां से ओ घटेगा, घटने का मतलब होता है अपचयन। अपचयन का मतलब कम होना यानी घटना, तो इससे ओ घटेगा उसे अपचयन कहेंगे।
कि ये तो ठीक है, H की फॉर्म बताओ, तो H इसका उल्टा कर दो, जहां पे O जुड़ता है वहां से H घटता है, तो यहाँ पे देखिए O तो जुड़ जाएगा लेकिन H घट जाएगा, यानी H हट जाएगा, घट जाएगा, ये अपनी भाषा में लिख रहा हूं मैं, घट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, H जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। सही है, हो गया यार। उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है और H जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, उपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। वृद्धि होने का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगी उसे हम उपचयन कहेंगे, और हाइड्रोजन का ह्रास होना। इन दोनों में से कुछ भी हो जाए या दोनों एक साथ हो जाएं तो हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए C+O2 की बात करें तो C+O2 की बात करें तो इसमें क्या है, CO2 बना, तो C के पास O था, नहीं था, अब देखिए C के पास क्या आ गया, O आ गया। अब C के पास O आ गया तो O की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया बता दीजिए यहाँ पे। तो ये वाली अभिक्रिया C से O का जुड़ना, ये उपचयन अभिक्रिया होगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसी देखिए कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ पे O जुड़ गया, यहाँ पे क्या होगा, +O हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है, +O हुआ है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। अगला देखिए अपचयन में क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस की बात कर लेते हैं। अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, नहीं ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी। अब कमी आ गई तो आगे देखते हैं कैसे आई भाई। यहाँ पे देखिए O था, CO के पास क्या था, O था। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई साहब O गया। अब यहाँ से O गया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, ये अपचयन। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे अपचयन, अपचयन। सही है, O कम हो गया, इसका मतलब अपचयन हो गया। लेकिन आप इसके लिए देखेंगे तो H के पास क्या है, आप कहेंगे H के पास तो O आ गया, यहाँ पे था नहीं, वहां पे आ गया, यानी अभिकारक में नहीं था पर उत्पाद में आ गया, अभिकारक में नहीं था उत्पाद में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे O जुड़ा है। तो इसका मतलब ये जो हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन, उपचयन। ठीक है ना। तो यहाँ पे उपचयन कब होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया होती है। तो ये वाली उपचयन अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया, और ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो जहां पे O4 होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडेशन हो गया, यानी उपचयन अभिक्रिया हो गई। और जिसमें ऑक्सीजन कम होगा, यानी माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। H को उल्टा कर दो, जहां पे O जुड़ता है, मतलब ऑक्सीडेशन में O जुड़ता है तो वहां से H घटेगा। जहां पे H की कमी हो जाए वो उपचयन, और जहां पे H की वृद्धि हो जाए वो अपचयन होता है। तो देख सकते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी जुड़ना, तो अपचयन होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दोनों का मिक्स देखते हैं और बात करते हैं क्या होता है मिक्स। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, किसकी बात हो रही है भाई, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन भी जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा हो। तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन हो जाता है। और दोनों एक साथ होते हैं तो उससे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, देखिए अभी बताया था, यहाँ पे CO, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखिए Cu रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब O माइनस हुआ है, O माइनस हुआ है, इसका मतलब अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2 अकेला है, लेकिन यहाँ पे O आ गया साथ में, इसका मतलब यहाँ पे O जुड़ा है, इसका मतलब O जुड़ा है, तो ये उपचयन हुआ है। आगे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है, इसके अलावा भी उदाहरण होते हैं, बस आपको कंसेप्ट को याद रखना है। यहाँ पे देखिए ZnO + C, और यहाँ पे देखिए ZnO, यहाँ से देखिए भाई क्या है, इस पे O था, इस पे O नहीं है, इसका मतलब O माइनस है। अब बताइए O माइनस हुआ तो किसका मतलब क्या हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन। अब यहाँ C था और यहाँ पे O आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे O जुड़ा है, O जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बताइए, यहाँ पे क्या देखिए O जुड़ा है, लिख देता हूं मैं, O जुड़ गया। अब O जुड़ गया तो ये क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। इसको आप खुद से करिए, इसको आप बताइए कि इसमें क्या जुड़ा है, क्या घटा है, कमेंट करके बताइए इसमें क्या
अपचयन होगा और क्या उपचयन होगा। क्लियर हुई ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक अविकारक क्या होता है, बस थोड़ा सा याद रखिए ऑक्सीकारक अविकारक के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीकारक, ठीक है। और क्या होता है, एक अवकारक। अवकारक इसमें याद करने वाली बातें क्या है वो आपको समझा रहा हूँ, उससे समझिएगा। ऑक्सीकारक और अविकारक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पे उपचयन हुआ है, उपचयन होता है ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको हम अवकारक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अवकारक। तो अवकारक का मतलब होता है, कहाँ गया भाई, इधर आ जा। तो आप यहाँ देखिए ऑक्सीकारक और अवकारक पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे क्या है, O जुड़ा है। क्या है यहाँ पे, O जुड़ा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें O जुड़ा है इसलिए इसे उपचयन कहेंगे, और यहाँ से O घटा है इसलिए इसे अपचयन कहेंगे। अब जहाँ पे अपचयन होता है, जहाँ पे अपचयन होता है वहां पर जो बनता है ये वाला अविकारक की साइड में ये जो होता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कहते हैं। और जहां पर O जुड़ा है, जहां पर O जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग, अवकारक को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवकारक होगा ये वाला। तो ये क्या हो गया भाई, अवकारक हो गया। यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको अवकारक कहेंगे। तो अवकारक का मतलब क्या हो गया, याद कर सकते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं भाई, यानी अब ऑक्सीकारक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जहां पर अपचयन होता है, जहां पर अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन। तो जहां अपचयन होता है, अपचयन होता है तो अविकारक, उसका अविकारक, वह है अविकारक। ये लिखिए, वह है अविकारक, वह है अविकारक क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। वह अविकारक ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अवकारक क्या होता है, तो जहां पे अपचयन की जगह क्या देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, जहां पर उपचयन होगा। ठीक है, जहां पर उपचयन होता है वो है अविकारक, क्या कहलाएगा, अवकारक, अवकारक कहलाता है। लिख लेंगे इस चीज को। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे उल्टा कर लीजिए और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, इस बात को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। हम पहले भी पढ़ सकते थे पर हम यहाँ लास्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए एक नाम होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक का होता है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को लेना, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को लेना, और ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को देना। तो जहां पर ऊष्मा बाहर निकले, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, आप याद करें कुछ, CaO + H2O। इसमें क्या है, तापमान में परिवर्तन हुआ तो CaOH का होल टू H बना था और साथ में यहाँ पे ऊष्मा निकली थी। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकल जाए, जिसमें ऊष्मा बाहर निकल जाए वो इसमें आएगा ऊष्मा क्षेपी में। और जिसमें ऊष्मा की जरूरत हो, जैसे आपने लिखा था AgCl, तो AgCl को हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, सूर्य का प्रकाश लिखा था, याद है कुछ। AgCl में सूर्य का प्रकाश लिखा था, यहाँ क्या लिखा था आपने, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ये कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तो आप उसमें देख सकते हैं जितनी भी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती हैं, तो वियोजन अभिक्रिया किसकी जरूरत होती है, उसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के जितने भी एग्जाम्पल थे वो किस में आएंगे, ऊष्मा शोषी में आएंगे। जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है वो ऊष्मा शोषी में, और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो ऊष्मा क्षेपी में आता है। याद रखेंगे इस चीज को। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए प्राकृतिक गैस का ध्यान, तो CH4 + O2, जब भी हम गैस को जलाते हैं तो वहां पे क्या है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा किसका रूप है, ऊर्जा के रूप ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी होगी, और ऊष्मा की जरूरत होगी तो वहां पे ऊष्मा शोषी हो जाएगी। और भी उदाहरण है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दो। आगे बात करते हैं
ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो शोषी का मतलब होता है जिसमें अवशोषित होती है। तो जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए FeSO4 को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊष्मा चाहिए, तो Fe2O3 में SO2 में प्लस SO3 में टूट जाएगा। CaCO3 की बात करें तो इसके लिए ऊष्मा चाहिए, पत्थर है, पत्थर को तोड़ने, अगर हम पत्थर को गर्म कर दें तो टूट जाएगा। अब पत्थर को गर्म कर दें टूट जाएगा, इसका मतलब पत्थर को तोड़ने में क्या लगी, ऊष्मा लगी। ऊष्मा किसका रूप है, ऊर्जा का, तो इसमें ऊष्मा की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या CaCO3 में ऊष्मा की जरूरत हुई, CaO में प्लस CO2 में ये टूट गया, तो चूना पत्थर जो है बिना बुझाए हुए चूना में बदल गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसके उदाहरण हो गए, ऊष्मा शोषी के। तो इसमें ऊष्मा की जरूरत होगी वो ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी वो ऊष्मा क्षेपी होते हैं। आगे बात करते हैं एक और टॉपिक, उपचयन अपक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव, यानी ऑक्सीडेशन जो होता है, उपचयन जो होता है, अभी पढ़ा था हमने उपचयन और अपचयन। तो उपचयन जो होता है उसके क्या क्या उदाहरण हैं, तो इसके क्या क्या उदाहरण आप देख सकते हैं। इसकी वजह से संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण। अब संक्षारण क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे ये जो है लोहे की चेन है, अब इसमें देखिए इसका कलर कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है। अब इस पहले ऐसा होता नया, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है, यानी ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है। उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए ऐसे से ऐसा हो जाता है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चांदी की चम्मचें हैं, तो चांदी की चम्मच जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक सी हो जाती है, बाद में कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। यानी आप देखना आपकी माताजी के पास होंगी पायलें होंगी, तो उनको देखना वो चांदी की अगर हो तो कुछ दिनों बाद वो ब्लैक हो जाती है। पूछना ब्लैक क्यों हो जाती है, वो उपचयन की वजह से हो जाती है, ऑक्सीजन की वजह से हो जाती है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है Ag का, और वहां पर उपचयन अपक्रिया होती है, उसकी वजह से चांदी जो है, चांदी की रिंग होती है, अंगूठी होती है, चांदी की चैन होती है या पायल होती है, आप जब उन्हें देखेंगे तो पता लग जाएगा कि वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो ये कौन सी अपक्रिया की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, उपचयन अपक्रिया की वजह से होती है, जिसमें से एक टॉपिक है संक्षारण। तो इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एक और चीज देखेंगे, तांबे पर हरी परत का जमना। तो ये देखना लोहे के जो पाइप होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं, हरे सी परत दिखाई देने लग जाती है। तो ये जो आपको दिखाई देने लग जाती है किसकी वजह से होता है, ये संक्षारण की वजह से होता है, और ये उपचयन का एक उदाहरण है। अब संक्षारण क्या होता है समझ चुके होंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी से, यानी हवा में क्या होती है ऑक्सीजन, जल एवं नमी से अपक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित यानी गलना प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। किस किस की वजह से, हवा जल और नमी की वजह से अगर वो गलने लग जाए तो उसको संक्षारण कहेंगे। हवा पानी और नमी की वजह से अगर कोई धातु गलने लग जाती है तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आगे बात करते हैं दूसरा, विकृत गंधिका। क्या बात करते हैं, विकृत गंधिका क्या होता है, इसका नाम ही है गंधिका। क्या नाम है इसका, गंधिका। तो गंधिका का मतलब क्या है, गंध। गंध का मतलब होता है जो हम नाक से सूंघते हैं वो जो आती है, तो उसे हम गंधिका कहेंगे, यानी गंध जो आती है तो गंधिका कहेंगे। विकृत गंधिका क्या होता है, जैसे भोजन में जो होता है फैट होता है, फैट का मतलब वसा, कहते हैं ना फैट बढ़ रहा है, तो वसा और तेल, तो भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, कि उपचयन अपक्रिया के उदाहरण चल रहे हैं तो ऑक्सीजन की बात आई। ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अपना स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाते हैं। भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिका कहलाता है, ठीक है ना। तो विकृत गंधिका क्या होता है, इसमें भोजन खराब हो जाता है। विकृत गंधिका से बचाव के कुछ उपाय हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपाय। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन से खराबी हो रही है, उस खराबी से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जिससे विकृत गंधिका होने से बचाया जा सकता है। अगला देखिए, जैसे हमें खाना बचाना है तो क्या करना है, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्यों रख देते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा खाना कम तापमान की वजह से क्या है, कुछ घंटों तक सही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज फ्रिज में खाना रख दिया और 20 दिन बाद देखेंगे तो सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने बाद देख रहे हैं, 3 महीने बाद देख रहे हैं, वो कुछ घंटों तक ठीक रहेगा। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, इससे विकृत गंधिका होने से बचाया जाता है। आपने देखिए चिप्स के पैकेट खाए होंगे, यानी जो खाने के जो पैकेट्स आते हैं, तो वो खाने के जो पैकेट्स आते हैं आप कहते हैं उसमें पैसे ज्यादा ले लिए, माल कम दिया है, पैसे ज्यादा ले लिए लेकिन माल कम दिया है, तो कंपनी ने क्या किया, आपको गैस भर के दी थी। अब कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो खाने की चीजें पैकेट में बंद है उसके साथ रिएक्शन ना कर ले। अगर रिएक्शन कर देगी तो यानी खाने की चीजें नहीं खाना है, तो खाना क्या बदबूदार हो जाएगा और बाद में क्या खराब
हो जाएगा। तो खराब होने से बचाने के लिए वो नाइट्रोजन को भर देते हैं, पर उसकी भी एक समय सीमा होती है कब तक नाइट्रोजन उस खाने को सेव रख सकती है। इसलिए पैकेट के पीछे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी आती है। आगे देखिए, यहाँ पे खाद्य पदार्थों को विकृत गंध से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। यानी अगर खाने को बनाकर आप छत पर रख देंगे, धूप पर रख देंगे, तो जल्दी खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि वहां पे क्या है, ऊष्मा प्रकाश आ रहा है, जिसकी वजह से विकृत गंध हो जाती है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंध से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए, दर का मतलब है जल्दी खराब हो रहा है तो उसको कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। यानी रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो खाना खराब होता है उस खराब होने की जो स्पीड होती है उसको कम कर देता है। बस क्या करता है, कम करता है। ऐसा नहीं है वो हमेशा के लिए मतलब 10 महीने बाद निकालेंगे, आज का खाना रखा हुआ वो सही रहेगा, ऐसा नहीं है, वो खराब हो जाएगा। पर क्या है, रेफ्रिजरेटर उसे सेव रखता है कुछ घंटों तक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की, और इसका वन शॉट रिवीजन जो कर रहे थे वो अब यहाँ पे समाप्त होता है इसी टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है शुरुआत में, तो अब आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।